नमस्कार बच्चों, तो स्वागत है आपका एक बार फिर से पीसीपी ट्यूटोरियल्स के इस वीडियो लेक्चर प्लेटफॉर्म पर। आज हम लोग फिर बात कर रहे हैं थर्मल फिजिक्स में लेक्चर नंबर 3 की, जिसमें हम लोग थर्मोमेट्री से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को यहाँ पर डील करेंगे। तो पहला प्रॉब्लम क्या है, जरा सा पढ़ें आप अच्छे से। ऑन ए न्यू स्केल ऑफ टेम्परेचर का कोई नया स्केल बनाया गया विच इज़ लीनियर। तो आप जानते हैं कि थर्मामीटर के जो भी यहाँ पे प्रिंसिपल्स हो रहे हैं वहाँ पे लीनियर वेरिएशन ही होता है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। तो वही है बात है, लीनियर बोल के स्पष्ट कर दिया कि आपको वही वाला थर्मोमेट्री वाला फार्मूला लगाना है। एंड कॉल्ड द डब्ल्यू स्केल, एक नया स्केल ऑफ टेम्परेचर की बात करता है और उसका नाम देता है डब्ल्यू स्केल। फिर कहता है दी फ्रीजिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ वाटर आर 39 डिग्री डब्ल्यू एंड 239 डिग्री डब्ल्यू। मतलब फ्रीजिंग वाला मतलब लोअर वाला जो था आपका लोअर फिक्स्ड पॉइंट LFP वो हो गया 39 डिग्री, और जो अपर वाला था जो कि बॉइलिंग पॉइंट होता है वाटर का अपर फिक्स्ड पॉइंट UFP वो हो गया 239 डिग्री डब्ल्यू रिस्पेक्टिवली। तो कहता है व्हाट विल बी द टेम्परेचर ऑन द न्यू स्केल। तो इस न्यू स्केल पे टेम्परेचर बताइए कोरस्पॉन्डिंग टू द टेम्परेचर ऑफ 39 डिग्री सेल्सियस ऑन सेल्सियस स्केल। तो सेल्सियस स्केल में जो 39 डिग्री होगा वो इस न्यू स्कूल में क्या हो, न्यू स्केल में क्या होगा। तो फार्मूला तो इसके लिए सिंपल सा हमने पढ़ा है कि सेल्सियस और इस न्यू स्केल के बारे में बात करना है। तो सेल्सियस वाले पार्ट में C-0 डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू, अब ये जो नया स्केल है तो उस नए स्केल के हिसाब से आपका जो भी W आएगा वो यहाँ रखना है, और माइनस इसका लोअर फिक्स पॉइंट जो कि है 39 दिया हुआ है, तो 39 एंड डिवाइडेड बाय अपर माइनस लोअर, तो 239 माइनस 39। ठीक है, तो सिंपल सा ये काम कर लेंगे। और अब कहता है कि C की वैल्यू है हमारी कितनी, 39 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर C की वैल्यू रख देना है 39 एंड ये -0 हो गया डिवाइडेड बाय 100 इक्वल टू ये W माइनस 39 और ये माइनस करिए तो क्या हो गया 200। ठीक, आराम से इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, विच इम्प्लाइज क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो W इक्वल टू ये 2 इंटू 39 और ये वाला आके ऐड हो जाएगा प्लस 39, तो मतलब कितना, तो 3 इंटू 39 हो गया, तो 117 डिग्री W हो जाएगा। सो W की वैल्यू 117 डिग्री W यहाँ पे लिख सकते हैं। जो W हम लोग को फाइंड करना था, है ना, कि इस न्यू स्केल में जो 39 डिग्री जो सेल्सियस स्केल में जो रीडिंग आएगा दैट विल बी सेम एज 117 डिग्री W इन W स्केल। ओके, तो ये सिंपल सा था, आप समझ सकते हैं। इसी तरह से दूसरा प्रॉब्लम देखिए जरा क्या कह रहा है। कहता है एन आर्बिट्रेरी स्केल हैज द आइस पॉइंट, वही आइस पॉइंट लोअर वाला पॉइंट हो गया एट -20 एंड द स्टीम पॉइंट हो गया 180 अपर वाला। देन द थर्मोमीटर रीड्स 5 डिग्री, देन फाइंड द रीडिंग ऑफ सेंटीग्रेड थर्मामीटर। कहता है कि अभी इस स्केल में जब 5 डिग्री हुआ है, कोई नया स्केल है उसमें 5 डिग्री है, तो बोलता है बताओ फिर सेंटीग्रेड मैंने वही सेल्सियस वाला उसमें कितना आएगा। तो फिर से वही फार्मूला देखिए, C-0/100 इज इक्वल टू न्यू, ये जो भी था तो नहीं कुछ है तो हम उसको न्यू स्केल है हम थीटा रख देते हैं, थीटा माइनस उसका लोअर वाला, तो लोअर वाला -20 है तो -20 यहाँ रखना है, बाय अपर 180 और माइनस लोअर, तो माइनस लोअर, माइनस में दिया हुआ है तो माइनस में यहाँ पे साथ में रखेंगे। ठीक है, और अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोलता है, कहता है कि इस नए वाले में 5 डिग्री है वो, तो यहाँ पर रख देना है 5। तो चलिए ठीक से सॉल्व किया जाए। यहाँ पे C-100 है ना, आई होप कि आपको दिखाई दे रहा होगा। C-0/100 इक्वल टू थीटा प्लस 20 अपॉन, यहाँ पे सॉल्व करो तो ये क्या हो गया 200, यहाँ पे कैंसिलेशन हो गया। अभी थीटा की वैल्यू भी रखनी थी ना 5, चलिए यहाँ पे 5 रख देते हैं 5। ओके, तो ये क्या हो गया 25/2, सो C बिकम 25/2 विच बिकम 12.5 डिग्री, है ना 5 डिग्री। ये जो भी न्यू यूनिट था वो अपना डाल देंगे, चूंकि नहीं बोला है तो ऐसे भी छोड़ सकते हैं। सो ये नए वाले आर्बिट्रेरी स्केल में रीडिंग आ जाएगी 12.5 डिग्री
और ये सेल्सियस में लाना था ना, सी की वैल्यू है ना, तो ये तो पता है हमको फिर तो, सॉरी, तो ये आप सेल्सियस लिखेंगे, डिग्री सेल्सियस। नया वाला जो भी यूनिट था उसमें कहता है कि अगर 5 डिग्री हुआ तो सेल्सियस वाले में कितना होगा, तो हम तो यहाँ सेल्सियस को निकाल रहे हैं। लास्ट वाले में क्या था, सेल्सियस में 39 था, तो बोल रहा था कि नया वाला जो डब्ल्यू है उसमें क्या होगा। इसमें बोला कि नया वाला जो है उसमें आपका है कितना, 5, तो सेल्सियस में कितना होगा। तो यहाँ पे 5 रखा, और सेल्सियस में तो मालूम है डिग्री सेल्सियस, तो डिग्री सेल्सियस पुट कर देना है। ठीक है, तो सिंपल से आप देख सकते हो कि ये वाला फॉर्मूला का आप इस्तेमाल करोगे तो आपको इस तरह से क्वेश्चंस आराम से बनेगा। इसी तरह के और भी देख लीजिए। आइए बच्चों, इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। कई बार आपको इस तरह से लिखा हुआ मिल जाएगा, फॉल्टी स्केल। ठीक है, तो फॉल्टी स्केल को भी आपको एक न्यू स्केल की तरह ही ट्रीट करना है। ठीक है, सिंपल सी बात है। फॉल्टी स्केल को भी हम लोग क्या करेंगे, जैसे मान लेंगे कि किसी ने कोई नया स्केल बना दिया हो। ठीक है, तो ये फॉल्टी स्केल हैज इट्स फिक्स्ड पॉइंट मार्क्ड एज 5 डिग्री सेल्सियस एंड 95 डिग्री सेल्सियस। तो देखिए फॉल्टी क्यों कह रहे हैं, क्योंकि आप सेल्सियस में दे रहे हो टेम्परेचर, और आपने जो आपका लोअर फिक्स पॉइंट था उसको जहाँ 0 होना चाहिए था उसको आपने 5 बताया, अपर वाले को जहाँ 100 होना चाहिए था वहाँ आपने 95 बताया, इसलिए फॉल्टी हो गया। और आपने सेल्सियस में बताया हुआ है इसलिए फॉल्टी हो गया। ठीक है, लेकिन हमें माइंड में क्या सोचना है कि एक न्यू टाइप का स्केल हो गया। उसके बाद द टेम्परेचर ऑफ ए बॉडी एज मेजर्ड बाय द फॉल्टी स्केल, कहा कि उससे नापे हम लोग तो 59 डिग्री सेल्सियस हुआ, तो फाइंड द करेक्ट टेम्परेचर ऑफ द बॉडी ऑन सेल्सियस स्केल पे जो करेक्ट आएगा सो बताना है। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, वही वाला बात, वी हैव जो हमारे पास फॉर्मूला है C माइनस 0 इज इक्वल टू, सॉरी, C माइनस 0 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू, ये यहाँ पे न्यू स्केल को, फॉल्टी स्केल को न्यू स्केल की तरह ट्रीट करें। तो यहाँ पर ये वैल्यू दिया हुआ है कि उसमें वो कितना आ रहा है 59 माइनस लोअर वाला कितना हो गया 5 डिवाइडेड बाय अपर वाला माइनस लोअर वाली वैल्यू, बस इसको सॉल्व कर दीजिए आ जाएगा। ठीक है, ज़्यादा इसमें कुछ दिक्कत नहीं होगी। तो कितना हो गया 54 6 एंड देन 3, 18 से काट दीजिए तो ये हो गया 3/2। तो C बिकम, ये क्या हो गया 3/2 इंटू 100 50, अरे नहीं, कुछ तो यहाँ पर एरर हुआ है, जरा सॉल्व करेंगे सही से, प्लस माइनस थोड़ा ठीक से देखिएगा, इसको मैं एक बार ठीक से चेक कर लेता हूँ। देखिए दोस्तों यहाँ पर गड़बड़ है, 59 टेम्परेचर इसने न्यू स्केल में मेजर किया या फॉल्टी स्केल में मेजर किया, माइनस लोअर डिवाइडेड बाय अपर माइनस लोअर, तो लोअर क्या था, लोअर तो 5 ही था ना, ये 5 यहाँ होगा, जो गलती से 59 लिखा गया था इसीलिए एरर आ रही थी। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने इसको ठीक कर लिया। अब फटाफट सॉल्व कर लीजिए, देखिए कितना आ जाता है। तो 59 माइनस 5 54, ये हो गया 90, एक 0 कट किया और ये 6 टाइम्स, तो ये कितना हो गया 60 डिग्री सेल्सियस। तो 60 डिग्री सेल्सियस इज इट्स करेक्ट रीडिंग। ठीक है, फॉल्टी स्केल पर जो 59 डिग्री बता रहा है वो करेक्ट क्या होगा 60 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, सिंपल है। तो इस तरह के प्रॉब्लम्स भी आपको देखने हैं। तो कहने का जो फॉल्टी स्केल करके भी अगर कोई पूछे ना तो उसको आप एक न्यू स्केल की तरह ट्रीट करेंगे तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो इस प्रॉब्लम को भी आप देख सकते हैं बच्चों, उसी तरह से है। इस वाले टॉपिक में तो आपको इसी तरह के प्रॉब्लम मिलेंगे। द स्टीम पॉइंट एंड द आइस पॉइंट ऑफ ए मरकरी थर्मामीटर आर मार्क्ड एज, दिया हुआ स्टीम पॉइंट हो गया 80 डिग्री और आइस पॉइंट हो गया 10 डिग्री। तो कहता है एट व्हाट टेम्परेचर ऑन सेंटीग्रेड स्केल, सेंटीग्रेड सेल्सियस पे आपको जाना है और रीडिंग आपको खोजना है, जब आपको इस वाले स्केल पर रीडिंग कितना दिया हुआ है 59 डिग्री। ठीक है, स्केल द रीडिंग ऑफ दिस थर्मामीटर विल बी 59 डिग्री। तो सेल्सियस स्केल पर क्या होगा रीडिंग बताना है। तो ये अननोन एक स्केल हो गया, अननोन स्केल के लिए और सेल्सियस स्केल के लिए कंपेयर कर लीजिए। तो C माइनस 0/100 इज थीटा, अननोन स्केल पर टेम्परेचर माइनस लोअर फिक्स पॉइंट बाय अपर फिक्स पॉइंट माइनस लोअर फिक्स पॉइंट, ये जनरल फॉर्मूला है। और फिर आप इस पे पुट कर दीजिए, ये थीटा आपका ये 59 आपका ये दिया हुआ है, LFP आपने 10 दिया हुआ है, UFP 80 दिया हुआ है, LFP 10 रख दिया और फिर सॉल्व कर दिया। कैंसिलेशन होगा 7 और क्या आ जाएगा 70 डिग्री सेल्सियस। तो इस टॉपिक में तो आपको इसी तरह के प्रॉब्लम्स मिलने हैं जो काफ़ी आसानी से इस तरह के आप फार्मूले पे रख के सॉल्व कर सकते हैं।
ठीक है। चलिए एक छोटा सा सवाल यहाँ भी देख लेते हैं बच्चों। लिखा हुआ है द प्रेशर ऑफ द गैस, मतलब प्रेशर थर्मामीटर की बात हो रही है जहाँ पे कांस्टेंट वॉल्यूम का इस्तेमाल किया जाता है। द प्रेशर ऑफ द गैस फिल्ड इन द बल्ब ऑफ ए कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मामीटर, मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मामीटर है आपका ये, जहाँ पे वॉल्यूम आपका कांस्टेंट हो गया तो टेम्परेचर के साथ क्या चेंज करेगा, प्रेशर। तो आपको दिया हुआ है कि 66 सेंटीमीटर और 88 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी कॉलम आपको आ रहा है, तो ये प्रेशर्स के लिए आपके वो लेंथ, चेंज इन लेंथ ऑफ द मरकरी कॉलम वो आपको बता रहा है कि 0 डिग्री सेल्सियस पर ये 66 सेंटीमीटर का था, प्रेशर बता रहा है, जबकि आपने जब 100 डिग्री सेल्सियस कर दिया तो आपका 88 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी का प्रेशर आ गया, मतलब प्रेशर बढ़ गया, है ना। तो 0 डिग्री सेल्सियस पर 66 के कॉरेस्पॉन्डिंग और 100 डिग्री सेल्सियस पर 88 के कॉरेस्पॉन्डिंग आपको प्रेशर दिख रहा है। व्हेन इट्स बल्ब इज इमर्स्ड इन ए लिक्विड प्लेस्ड इन ए वैसल, कहता है कि अब इसको एक ऐसे वेसल में डाला गया जिसमें लिक्विड है, वो अपने किसी टेम्परेचर पर होगा, तो वो लिक्विड का जो भी टेम्परेचर होगा गैस वो टेम्परेचर अटेन कर लेगा, और उसके बाद उसका प्रेशर जो आ गया कितना आ गया, बोलता है 82.5 सेंटीमीटर, 82.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो जो भी गैस थी वो जब 0 डिग्री सेल्सियस पर थी तो 66 सेंटीमीटर था, जब 100 पर ले गए थे तो 88 था, और अब किसी टेम्परेचर पर ले गए तो 82.5 सेंटीमीटर हो गया। तो अब आपसे पूछ रहा है कि बताइए फिर वो टेम्परेचर क्या था, है ना, फाइंड द लिक्विड टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड। तो हम लोग को क्या दिया हुआ है, प्रेशर करस्पॉन्डिंग टू 0 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है जिसको P0 से दिखाते हैं 66, प्रेशर करस्पॉन्डिंग टू 100 डिग्री सेल्सियस पर P100 से दिखाते हैं 88, प्रेशर करस्पॉन्डिंग टू थीटा डिग्री सेल्सियस जिसको P थीटा से आप दिखा सकते हैं, और ये 82.5 सेंटीमीटर ये सब दिया हुआ है। और हमें ये पूछ रहा है कि ये वाली थीटा क्या है, सो बताएं। तो हमें पता है कि जो रीडिंग आती है थीटा थर्मामीटर में, तो रीडिंग आप कैसे लेते हो, तो वही P थीटा माइनस P0 अपॉन P100 माइनस P0, ठीक है। तो बस ये सारी वैल्यूज दी हुई है, इंटू 100 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, सारी वैल्यू दी हुई है, ये आप आसानी से पुट कर सकते हो और इस तरह से सॉल्व कर सकते हो। तो क्या आ गया 75 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो ये सब जो भी फार्मूला है ये सब इसी, चूंकि लीनियर रिलेशनशिप के हिसाब से वेरी करता है, तो उसी हिसाब से जो मैथमेटिकल लीनियर रिलेशनशिप का हम लोग इक्वेशंस लगाते हैं, सॉल्व करते हैं, तो ये सब फार्मूला निकल के आता है जो आप थ्योरी में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो लेक्चर नंबर 1 लेक्चर नंबर 2 उन सबको अच्छे से आप देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, तो आपको इस सब में फॉर्मूले में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और आप समझ सकते हैं कि कैसे आसानी से फॉर्मूला को सामने रखने पर वैल्यूज आप डायरेक्ट पुट करेंगे और सीधा सीधा रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। चलिए बच्चों थोड़ा इस सवाल को देखेंगे। द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन वेयर रिकॉर्डेड ऑन ए प्लैटिनम रेसिस्टेंस थर्मामीटर, तो एक प्लैटिनम रेसिस्टेंस वाला क्वेश्चन लिए हैं, ये भी उसी तरह से सिंपल बन जाएगा। देखिए रेसिस्टेंस एट मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस देखिए दिया हुआ है, कहता है कि मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस पे जो वैल्यूज आपको आ रही है रेसिस्टेंस की वो 3.7 ओम है। रेसिस्टेंस एट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट नॉर्मल प्रेशर वो कितना दिया हुआ है, 4.71 ओम दिया हुआ है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि टेम्परेचर के साथ जो प्लेटिनम वायर है उसका रेसिस्टेंस वेरी कर रहा होता है, तो वो चीज़ यहाँ पर दे रखी है। और कहता है रेसिस्टेंस एट एनी टेम्परेचर T, तो T डिग्री सेल्सियस पर कहा, ये हो गया आपका 5.29 ओम, ओके। तो फिर आपसे कैलकुलेट करने को कहा कि टेम्परेचर कॉफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस ऑफ प्लेटिनम वायर बता दीजिए। एक अल्फा की वैल्यू होती है यहाँ पर, अगर आपने पहले पढ़ा होगा 10th क्लास में, तो आपने पढ़ा होगा वहाँ पर एक फॉर्मूला आपको आएगा कि रेसिस्टेंस का वेरिएशन विथ टेम्परेचर RT जब लिखोगे तो आएगा R0 इंटू 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा थीटा, इस तरह से, है ना। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा। इसमें क्या होता है कि टेम्परेचर के साथ आपने जो भी वेरिएशन किया तो आपका रेसिस्टेंस किस तरह से चेंज करता है, किसी भी मेटालिक वायर के लिए ये चीज़ ट्रू होती है। तो यहीं पर ये जो अल्फा होता है वही है आपका ये टेम्परेचर कॉफिशिएंट, ठीक है, ऑफ रेसिस्टेंस ऑफ प्लेटिनम। तो टेम्परेचर कॉफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस ये अल्फा हो गया, तो अल्फा अगर यहाँ से इस फॉर्मूले से निकालना है आपको तो क्या बन जाएगा 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा हुआ चेंज इन टेम्परेचर। सो दिस इज सिंपल रहेगा क्या कि आप इसको मल्टीप्लाई ही कर दो तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, ठीक है। आप इसको RT इक्वल टू R0 प्लस R0 अल्फा डेल्टा थीटा, तो R0 अल्फा डेल्टा थीटा ये वाली वैल्यू बन जाएगी RT माइनस R0, हमारा अल्फा आ गया RT माइनस R0 डिवाइडेड बाय R0 इंटू डेल्टा थीटा, इस तरह से। तो ये फॉर्मूला हमको यूज करेंगे अगर आप, तो पहला वाला आपका सॉल्व हो जाएगा। देखिए
आपको क्या क्या गिवन है, सोल्यूशन क्या क्या गिवन है, आपको गिवन है क्या आर टी गिवन है, तो बिल्कुल गिवन है। आर टी मतलब टी डिग्री सेल्सियस पर रेसिस्टेंस, तो वो देखिए ये तो दिया हुआ है टी डिग्री सेल्सियस पर रेसिस्टेंस 5.29 ओम, ठीक। आर नॉट मतलब 0 डिग्री सेल्सियस पर रेसिस्टेंस, मतलब हाईएस्ट पॉइंट पर रेसिस्टेंस क्या है वो 3.70 ओम, ओके। और आर 100 या आर 100 की जरूरत भी नहीं है यहाँ पर तो आपको, है ना, आर टी और आर नॉट की मदद से आ जाएगा। हालांकि डेल्टा थीटा आपको यहाँ पे जैसे पूछा क्या, टेम्परेचर कॉफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस ऑफ प्लेटिनम, तो टेम्परेचर कॉफिशिएंट करने का मतलब क्या हो गया, अल्फा, अल्फा की वैल्यू। तो यहाँ पर अगर आप आर 100 दिया हुआ तो है ही ना क्वेश्चन में, तो उसको यूज कर सकते हैं। आर 100 हमारा कितना हो गया भाई, ये हो गया 4.71 ओम, ठीक। तो बस आप अब यहाँ पर अल्फा निकालना चाहते हैं तो आप एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे इस फॉर्मूले को ध्यान में रखते हुए हम लोग ये कहेंगे कि इफ आर टी, अगर हम पहला वाला सॉल्व करें तो इफ आर टी इज आर 100, मान लो टी बराबर 100 डिग्री सेल्सियस, तो फिर वो वैल्यू है मेरे पास 4.71। देन डेल्टा थीटा चेंज इन टेम्परेचर, तो चेंज इन टेम्परेचर क्या होगा, आर नॉट के रिस्पेक्ट में चेंज इन टेम्परेचर 100 नहीं हो जाएगा, 100 माइनस 0, ठीक है, उससे सॉल्व हो जाएगा, है ना। आर टी वाली वैल्यू हम इसलिए अभी नहीं यूज कर पा रहे हैं क्योंकि मेरे पास थीटा नहीं है, वैल्यू ऑफ टेम्परेचर टी बोला ना, वो दूसरे में आपको निकालना पड़ेगा। तो अभी मेरे पास वो थीटा है नहीं कि ये किस टेम्परेचर पर आपका ये रेसिस्टेंस इतना है ना। तो आर टी अगर हम इसको यहाँ पे यूज करेंगे तो डेल्टा थीटा नहीं लिख पाएंगे, तो इसलिए प्रॉब्लम आ जाएगी। लेकिन अगर आर टी की जगह आर 100 को यूज कर ले, मैंने टी कैन बी 100 ऑल्सो, टी तो कोई भी टेम्परेचर हो सकता है, जीरो को छोड़ करके आप कोई भी टेम्परेचर यहाँ पे डाल सकते हैं, इधर जीरो ऑलरेडी वाला है ही, इधर आप कोई भी अपर टेम्परेचर पर डालिए। तो 100 पर अगर आप रखेंगे तो 0 से 100 तो कितने का टेम्परेचर चेंज हुआ, 100 का, तो आपको डेल्टा थीटा की वैल्यू दिख जाएगी, तो अल्फा निकालने में आपको आसान पड़ेगा। तो डेल्टा थीटा आपका ये हो गया, और अब आप पुट कर दीजिए अल्फा, इसको देखते हुए, तो आर टी की जगह आपका आर 100 आ जाएगा 4.71 माइनस आर नॉट की जगह आपका कितना आ गया, वही 3.70 और डिवाइडेड बाय आर नॉट फिर से 3.70 इंटू 100 टेम्परेचर चेंज, ओके। ये तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये जनरल फॉर्मूला लिखा गया है। तो आर टी यहाँ पर क्या होगा कि किसी भी टी टेम्परेचर पर रेसिस्टेंस, तो हम 100 डिग्री सेल्सियस पर रेसिस्टेंस ले सकते हैं, और इसलिए आपको यहाँ पर ये आर 100 को हमने पुट करके अल्फा निकाल लिया। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये अल्फा आ जाएगा, ठीक है। तो इसको आप खुद से सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद क्या होगा, वैल्यू ऑफ टेम्परेचर टी। अब जब ये अल्फा आ गया तो इस अल्फा की मदद से आप टी को निकाल सकते हैं, लेकिन फॉर्मूला कौन सा लगाना होगा, तो थर्मामीटर वाले जो आपने रीडिंग ऑफ द थर्मामीटर वाला जो फॉर्मूला पढ़ा है वो वाला फॉर्मूला आपको लगाना होगा। तो रीडिंग ऑफ थर्मामीटर, जैसे मान लो टी है तो टी क्या करना है, आर टी माइनस आर नॉट बाई आर 100 माइनस आर नॉट इंटू 100 डिग्री सेल्सियस। तो इस फार्मूले का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। तो अल्फा की जरूरत तो इसमें है नहीं, आपको डायरेक्ट आर टी, अब ये 5.29 यहाँ पे पुट करेंगे, आर नॉट 3.70 और आर 100 4.71 और माइनस आर नॉट मतलब 3.70 इंटू 100 कर देंगे, तो आपका ये टेम्परेचर का रीडिंग आ जाएगा, ठीक। अब अगर आप चाहें तो मेथड 2, या फिर आप चाहें तो अपने कॉन्सेप्ट को और क्लियर करने के लिए आप क्या करें कि यहाँ पर टी निकाल लें, ठीक। टी निकाल लोगे और फिर इसके साथ अगर आर टी का वैल्यू अगर आप रखते हो यहाँ पे 5.29, यहाँ पे 5.29 अगर आप रखते हो, बाकी आर नॉट जैसा था 3.70, यहाँ भी 3.70, और यहाँ पर ये जो आपने टी निकाला, मान के चलो कि ये आ गया आपको 52 डिग्री सेल्सियस, तो 0 से 52 में कितने का चेंजिंग आएगा, 52 का, तो वो वाला वैल्यू यहाँ पे डेल्टा थीटा जो भी आप यहाँ पे निकलेगा टी सॉल्व करके, तो वो आप करेंगे और तो यहाँ पे रख दोगे और फिर अल्फा निकालना, तो जो आपने यहाँ पे वैल्यू प्राप्त किया वही आपको वहाँ भी आ जाएगा, ठीक है। तो आप चाहो तो करके देख सकते हो।
तो इस तरह से आपको थर्मोमेट्री पार्ट में ये छोटे छोटे क्वेश्चंस रहते हैं, तो आप अच्छे से इनको देख लीजिए। जब भी जहाँ भी जैसे भी आपको क्वेश्चन पूछे तो आप फटाफट बना सकते हैं। ठीक है, आइए बच्चों, कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं यहाँ पर आपके लिए, बहुत ही आसान आसान। तो थोड़ा सा आप इसको ट्राई करेंगे अपने से। हम चाहते हैं कि आप यहाँ पर वीडियो को पॉज करें और ये सारे क्वेश्चंस को लिखें और खुद से ट्राई करें, 5 मिनट के अंदर कोशिश करें सबको सॉल्व करने का। पहला क्या है क्वेश्चन, द एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर इन फॉरेनहाइट स्केल इज, ठीक है, मतलब एब्सोल्यूट जीरो मतलब क्या हुआ, 0 केल्विन। तो 0 केल्विन अगर फॉरेनहाइट स्केल में चेंज होता है तो वो कितना होगा इनमें से, वो आपको ढूंढना है। ठीक, ए डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर ऑफ 25 डिग्री सेल्सियस इज इक्विवेलेंट टू डिफरेंस ऑफ, अगर 25 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर डिफरेंस होता है तो वो फॉरेनहाइट स्केल में कितने का डिफरेंस लेकर के आएगा, ये आपको बताना है। ठीक है, यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा, हिंट कर रहा हूँ कि 25 डिग्री सेल्सियस को फॉरेनहाइट में कन्वर्ट नहीं करना है आपको। ठीक है, 25 डिग्री सेल्सियस का जो भी आपका ये टेम्परेचर डिफरेंस हुआ, उतना ही टेम्परेचर डिफरेंस अगर हम लोग फॉरेनहाइट स्केल पर देखना चाहेंगे तो वो कितना आएगा। ठीक है, ऑफकोर्स इससे ज्यादा आएगा, तो वो क्या आता है तो वो आपको देखना है। चलिए, द टेम्परेचर ऑफ ए बॉडी ऑन कैल्विन स्केल इज फाउंड टू बी एक्स कैल्विन, कहता है कि कैल्विन स्केल पे हमने नापा टेम्परेचर को, मिला एक्स कैल्विन। When it is measured by Fahrenheit thermometer, Fahrenheit से नापा तो क्या फाउंड हुआ, वो भी x डिग्री Fahrenheit हुआ। यहाँ x और x सेम हो गया, तो कहता है बताइए फिर ये x क्या है। इसका मतलब क्या होगा कि आपको वो वाला टेम्परेचर फाइंड करना है जिसपे केल्विन स्केल और फॉरेनहाइट स्केल सेम रीडिंग देते हैं। ठीक है, तो ये तो आपको हमने थ्योरी में भी डिस्कस कर रखा है, तो आराम से आप देखते ही आंसर यहाँ पे पहचान लेंगे। क्लियर, उसके बाद फिर देखिए एक और सवाल देखना है आपको, द रीडिंग्स ऑन सेल्सियस एंड फॉरेनहाइट स्केल्स आर इन द रेशियो ऑफ 2:5, मतलब कि सेल्सियस स्केल में हमने जो रीडिंग लिया और जो फॉरेनहाइट स्केल में हमने रीडिंग लिया, तो फिर उनका जो रेशियो आ रहा है वो हो रहा है 2:5 आ रहा है। इसमें अगर x आया, उसमें अगर y आया, तो x:y क्या हो रहा है, 2:5। तो फिर बोलता है कि हमको सेल्सियस में आपका टेम्परेचर बताइए कि क्या था वो, है ना। तो बहुत ही आसान आसान क्वेश्चन है, तो यहाँ पर आप अटेम्प्ट लें, 5 मिनट का समय ले सकते हैं और फिर इसको खुद से सॉल्व करें, फिर हम बताते हैं। हाँ जी बच्चों, तो हो गया सॉल्व। चलिए, तो इसमें तो ये वाला क्वेश्चन का आंसर तो आपको ऐसे ही याद होगा कि टेम्परेचर ऑफ ए बॉडी केल्विन स्केल पर और फahrenheit पर कहाँ पर सेम होता है, तो आप सॉल्व करोगे तो आपको सीधा सीधा ये दिख जाएगा, है ना। कैसे सॉल्व करना है बताया था आपको, तो केल्विन वाला चलेगा तो k माइनस 273 डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू f माइनस 32 एंड डिवाइडेड बाय 180, चूंकि इसमें 180 डिविजन्स हैं। अब यहाँ पर इस k की वैल्यू को भी आपको x करना है, इस f की वैल्यू को भी x करना है और सॉल्व करना है। तो इसी इक्वेशन को आप ठीक से सॉल्व करिए, 574.25 आपको दिख जाएगा। क्लियर है, तो ये आपको पहले भी थ्योरी में बताया हुआ है, तो ये वाला पार्ट तो हो गया। चलिए बच्चों, तो इसको देखते हैं। ए डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर ऑफ 25 डिग्री सेल्सियस इज इक्विवेलेंट टू डिफरेंस ऑफ व्हाट। हमें पता होना चाहिए कि 1 डिवीजन ऑफ सेल्सियस स्केल इज 9/5 डिवीजन ऑफ फारेनहाइट स्केल, मतलब 1 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस ऑन सेल्सियस स्केल या 1 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस इज इक्वल टू 9/5 डिग्री फारेनहाइट का डिफरेंस। ठीक है, तो उसके बाद आप निकाल लीजिए, ये 25 टाइम कर दीजिए, 25 डिवीजन हो जाएगा, तो दिस विल बी इक्वल टू 9/5 इंटू 25, तो 45 डिवीजन ऑफ फारेनहाइट स्केल, मतलब 45 डिग्री फारेनहाइट। ठीक है, तो ये वाला आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा, 45 डिग्री। क्लियर है, आसान है। चलिए, अब बाकी बच्चे दो को भी मिला लेते हैं। हाँ जी बच्चों, तो देखिए ये वाला प्रॉब्लम करते हैं। द रीडिंग ऑन सेल्सियस एंड फारेनहाइट स्केल्स आर इन द रेशियो 2:5, मतलब C/F दिया हुआ है 2:5। तो आपका फॉर्मूला है C/100 F माइनस 32/100। तो C के लिए आप जैसे यहाँ पे 2:5 है, तो C के लिए आप 2x का इस्तेमाल करिए, तो F के लिए क्या हो जाएगा, 5x का इस्तेमाल करेंगे, है ना। तो यहाँ पर C पर इस्तेमाल करेंगे 2x, F पर इस्तेमाल करिए 5x, और उसके बाद फिर आप इसको सॉल्व करिए। यहाँ से आपको दिखेगा कि x आपको आया है कितना, 22.86। तो कई बार बच्चे क्या होते हैं, 22.86 आ गया, और अगर ऑप्शन में वैसे तो नहीं है 22.86, लेकिन अगर रहता ऑप्शन में तो आप फट से मार देते हैं उसको, तो गलत हो जाता। क्यों, तो आपसे क्या कह रहा है, सेल्सियस स्केल में फिर हमको बताइए फाइंड द टेम्परेचर। यहाँ चूंकि सेल्सियस स्केल में चूंकि सारे ऑप्शन सेल्सियस में, इसलिए समझ में आता है कि सेल्सियस में बताइए। तो सेल्सियस में जो आप बताएंगे, तो सेल्सियस में आपने सी की जगह क्या रखा था, 2x रखा था ना, x तो नहीं रखा था।
इसलिए x आंसर थोड़ी ना होगा, आपका आंसर बनेगा 2x। ठीक है, तो ये 2 इंटू 22.86 ये जब आप करोगे तो मुझे लगता है 22 44 और 1 45 ये वाला आंसर आपको आ जाएगा। तो हम इसे लगभग में यहाँ 45.71 डिग्री सेल्सियस चिपका देते हैं। ठीक है, ऐसे बना सकते हैं। अब ये लास्ट वाला क्या हुआ, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट स्केल। तो फ़ारेनहाइट और एब्सोल्यूट जीरो इन दोनों में काम करिए तो क्या था, K माइनस 273/100 वॉज इक्वल टू F माइनस 32/180। अब आपने कहा एब्सोल्यूट जीरो का मतलब क्या हो गया, 0 केल्विन, तो K की वैल्यू यहाँ पर 0 हो गई। तो 0 माइनस 273, ये इसको मैं कैंसिल कर रहा हूँ, तो दिस अपॉन 5 इक्वल टू F माइनस 32/9। ठीक है, और अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, जो आने का होगा सो आ जाएगा। तो F इक्वल टू, आप इसको थोड़ा सा सॉल्व करें खुद से, अब देख लीजिए क्या आता है। हाँ जी बच्चों, तो हो गया सॉल्व। तो देख लीजिए K माइनस 273/100 F माइनस 32/180 आप सॉल्व करेंगे। यहाँ पर K की वैल्यू को 0 रखा और F निकाला, तो आप देखिए -460 डिग्री फ़ारेनहाइट के करीब चला जाएगा वो। तो आपका सी आंसर करेक्ट हो गया। क्लियर है? तो ये सब छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव्स थे, इसको देखना है। एक बहुत ही अच्छा ऑब्जेक्टिव है, आइए जरा लास्ट क्वेश्चन के रूप में जरा उसको देख लीजिए। देखिए बच्चों, तो सवाल कुछ इस प्रकार से, ए ग्राफ इज प्लॉटेड बिटवीन द टेम्परेचर ऑफ ए कॉपर क्यूब, कोई भी कॉपर का एक क्यूब है, ऑब्जेक्ट है, इन डिग्री सेल्सियस वर्सेस डिग्री फ़ारेनहाइट। मतलब उस कॉपर के टेम्परेचर को बढ़ाया जा रहा है, उसको हीट सप्लाई की जा रही होगी, तो उससे क्या होगा कि कॉपर क्यूब का वो जो ऑब्जेक्ट है उसका टेम्परेचर राइज कर रहा है। तो उसके टेम्परेचर को हम लोग 2 स्केल से मेजर कर रहे हैं, एक सेल्सियस स्केल से और तो एक फ़ारेनहाइट स्केल से। अब आपसे क्या पूछता है, कहता है कि साइन ऑफ द एंगल, वो साइन थीटा वाला साइन, साइन ऑफ द एंगल मेड बाय ग्राफ विथ फ़ारेनहाइट एक्सिस। तो कहने का मतलब हुआ कि आपका अगर इस तरफ सेल्सियस स्केल हो और इस तरफ फ़ारेनहाइट स्केल हो, ठीक है, आपने बॉडी के टेम्परेचर को मेजर करना शुरू किया और एक क्वांटिटी C हो गई जिसको यहाँ पर, और एक क्वांटिटी F हो गई जिसको यहाँ पर, होता है ना X और Y, है ना, आपने मेजर करना शुरू किया तो C इसको आपने जैसे Y के रूप में लिया और F इसको जैसे आपने X के रूप में लिया। अब आपने वैल्यूज को लिखना शुरू कर दिया, जो भी वैल्यूज अपना आती गई, बढ़ाते गए टेम्परेचर, आप वैल्यूज आती चली गई। तो इधर वाले y के कॉरस्पॉन्डिंग x की वैल्यू, फिर ये वाली सेकेंड वैल्यू इसके कॉरस्पॉन्डिंग इसके कॉरस्पॉन्डिंग, इस तरह से कह रहा है कि आपने यहाँ पर एक ग्राफ ड्रॉ कर लिया। मतलब आपके पास x की वैल्यू और y की वैल्यू होगी तो आप ग्राफ तो ड्रॉ कर ही सकते हो ना। तो कह रहा है कि जब आप ऐसा कर लोगे तो वो जो ग्राफ आएगा वो इस f एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाएगा। तो डेफिनेटली पहले तो वो जो ग्राफ आएगा वो किस तरह का आएगा, क्या वो एक स्ट्रेट लाइन है या फिर कोई कर्व है, इसको देखना होगा। तो सिंपल सी बात है यार कि आपको C और F के बीच में रिलेशनशिप देखना है। तो C और F के बीच का रिलेशन तो मालूम है आपको, देखने में ऐसे लगेगा कि पता नहीं क्या पूछ रहा है, लेकिन अगर आप गौर से देखो तो C और F के बीच का रिलेशन किस तरह से निकलता है, C/100 करते हैं आप, फिर F माइनस 32 करते हैं, डिवाइडेड बाय 180 करते हैं। ये रिलेशन है तो हमारे पास, है ना। तो y एक्सिस के हिसाब से यहाँ पर C हो गया, x एक्सिस के हिसाब से इधर F हो गया। तो आप यहाँ पर इसको फर्दर सॉल्व कर लीजिए। तो C यहाँ पर आ गया 5, यहाँ आ गया 9, सो C बिकम 5/9, ये 5 यहाँ कर दिया, 5/9 इंटू F माइनस 32। ठीक है, ओके। तो ये वाला देखिए एक स्ट्रेट लाइन, जैसे कि ये y की जगह ऐसे, C की जगह y हो गया, ये स्लोप हो गया, ये वाला आपका x हो गया, तो y बराबर mx और फिर माइनस c। तो एक तरह का एक स्ट्रेट लाइन आएगा y बराबर mx माइनस c, मतलब निगेटिव इंटरसेप्ट के साथ आपको एक स्ट्रेट लाइन दिखाई पड़ेगी कुछ इस तरह की। ठीक है, ऐसा वो ग्राफ आएगा। अब आपसे यही पूछ रहा है कि यहाँ पर जो एंगल आएगा इस ग्राफ का थीटा, तो उसका आपको साइन बताना है, मतलब कि ये वाला साइन थीटा क्या होगा, सो वैल्यू इनमें से ढूंढना है कौन सा होगा। तो पहले तो हम जरा टेन थीटा ढूंढ लें, जो कि स्लोप जो होता है वो क्या होता है, टेन थीटा होता है। बेसिक मैथ्स में पढ़े हैं आप ये सब चीजें, और बेसिक मैथ के सारे लेक्चर्स अपलोड हैं, तो आप चाहे तो वहां से भी जाके सीख सकते हैं। कोऑर्डिनेट वाले सेक्शन में स्लोप के बारे में डिस्कशन किया हुआ मिल जाएगा। तो आप यहाँ पर देखो कि स्लोप क्या हो गया, स्लोप हो गया यहाँ पर 5/9। ठीक है,
ये वाला होता है ना y इक्वल टू एम एक्स और फिर आपका ये माइनस सी है, तो इंटरसेप्ट से तो अभी फिलहाल कोई मतलब नहीं है निगेटिव, तो स्लोप से तो जरूर मतलब होगा, तो स्लोप बिकम्स 5/9। तो आपका जो स्लोप होता है वही होता है यहाँ पर tan थीटा, दिस इज 5/9। लेकिन आपको तो निकालना है क्या, sin थीटा। तो यहाँ पर जब tan थीटा आपको मालूम हुआ तो आप एक बनाएंगे राइट एंगल ट्रायंगल और ये बनाएंगे थीटा, तो tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इस तरह से। तो ये वाली वैल्यू क्या होगी, रूट अंडर 9 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, तो 81 प्लस 25, तो कितना हुआ 106। तो 106 का रूट अंडर हो जाएगा। तो इससे आपको साइन थीटा क्या दिखेगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब 5/√106। तो 5/√106 इज योर करेक्ट आंसर। आई होप कि आपने समझा होगा। ये देखिए सी और एफ का बीच का रिलेशन आपको पता है, आपने इस रिलेशन से ये प्राप्त किया। सी की जगह आपने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वाई एक्सिस पे उसको रखा, एफ को आपने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक्स एक्सिस पे रखा, और फिर आपने एक ग्राफ देखा था, एक स्ट्रेट लाइन था विथ पॉजिटिव स्लोप एंड निगेटिव इंटरसेप्ट। ये वाला हो गया निगेटिव इंटरसेप्ट और इस तरह से ऐसे जा रहे हैं, तो ये वाला हो गया पॉजिटिव स्लोप जो कि tan थीटा होता है। स्लोप का मतलब tan थीटा, सो tan थीटा इज 5/9 है ना, 5/9। यहाँ से ये 5/9 इस एफ के साथ मल्टीप्लाई होता है तो ये स्लोप बनता है यहाँ पे, तो 5/9। तो आप चाहें तो ये 5/9 को कह सकते हैं स्लोप m। तो ये वाला हो गया tan थीटा आ गया, और आपसे sin थीटा पूछ रहा था, तो इसका एक राइट एंगल ट्रायंगल बना दीजिए। परपेंडिकुलर हो गया 5 और ये 9 हो गया आपका बेस, तो हाइपोटेनियस ये कितने का हो जाएगा, रूट अंडर 9 का स्क्वायर 81 एंड 5 का स्क्वायर 25, तो रूट अंडर 106। ठीक है, तो साइन थीटा पूछ रहा था परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, सो 5/√106 इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, तो अपने आप में थोड़ा सा एक यूनिक क्वेश्चन था ऑब्जेक्टिव, तो ये भी आपने देख लिया। तो हर तरह के क्वेश्चंस हमने यहाँ थर्मोमेट्री में डिस्कस कर लिए, और अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलेंगे कैलोरीमेट्री के साथ। तो यहाँ तक काम कंप्लीट करके रखिए, जल्दी मिलते हैं, ऑल द बेस्ट।